बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी कि जुलाई 2020 से लेके जून 2021 तक जो फाइनेंशियल पीरियड है, उसमें सैलरीड पर्सन और प्लस फ्रीलांसिंग इनकम जो है उसे हम इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे लेंगे, और इसमें जो है आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज जो हैं उसमें टैक्सेशन का क्या रूल है उसे देख लेते हैं। क्योंकि काफ़ी वीडियोस अवेलेबल भी हैं यूट्यूब में, मैंने देखी हैं, उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। मैंने काफ़ी फिर रिसर्च करने के बाद सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूं और आपसे शेयर कर दूं। रिटर्न में मैंने कुछ डाटा डाल भी दिया, आपसे शेयर करता हूं। उससे पहले ज़रा ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये देख लें। यहाँ पे मैंने रख ली है कि ये 65F जो है टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन्स, ठीक है। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज को, ठीक है, टैक्स क्रेडिट जो है अलाउ किया हुआ है 100%, यानी कि कंप्लीट ही। लेकिन अब इसमें फर्क क्या है कि पहले एग्जम्पशन थी, अब टैक्स क्रेडिट दे रहा है। दो मतलब अल्फाजों का हेर फेर तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इसमें फर्क भी काफी है। फर्क ये है, एग्जम्पशन में कोई शर्त नहीं होती कि फॉरेन इनकम है जी, आप फ्रीलांसिंग के थ्रू कमा रहे हैं, आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट हैं, या फाइवर या अपवर्क से आप कोई क्लाइंट मिल रहा है, या आप यूट्यूब से आपका कोई चैनल है वो सक्सेसफुली चल रहा है, आपको अर्निंग दे रहा है, तो ये सारी जो है आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज में आ जाती हैं। तो उसमें पहले तो था कि एग्जम्पशन थी, ठीक है जी, जितना भी आप कमा रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है। फिर उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स क्रेडिट्स कि 100% टैक्स क्रेडिट्स दे, लेकिन उसमें कुछ शर्त लगा देते हैं। अच्छा, वो उन्होंने क्या शर्त लगाई उसको देख लेते हैं। एक तो ये है कि जी ये 2025 तक, 30 जून 2025 तक आपको ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर फर्दर एक्सटेंड वो कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी जो है 2025 तक तो ये ऑफर है। अब आईटी सर्विसेज में इंक्लूड्स क्या है, ठीक है, वो ये जो दे रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट, नेटवर्क डिजाइन, सिस्टम इंटीग्रेशन है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, वेब डिजाइन, वेब होस्टिंग वगैरह। और आईटी इनेबल सर्विसेज में, ठीक है, वो ये लिस्ट दी गई है जी। इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर है, ग्राफिक डिजाइन है, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग, एचआर सर्विसेज, डाटा एंट्री वगैरह जो आप करते हैं, ठीक है, टेलीमेडिसिन सेंटर्स, रिमोट मॉनिटरिंग। अब ये जो है रिमोट मॉनिटरिंग क्या है कि आप एक्सेस ले लेते हैं किसी के सिस्टम के, उस पर काम कर देते हैं, ठीक है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कुछ लिख के दे देते हैं उन्हें, आप अगर डॉक्टर हैं। अकाउंटिंग सर्विसेज आप दे रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, मेरा भी यही काम है, मैं ये देता हूँ। ये आईटी इनेबल सर्विसेज हैं, ठीक है। और आगे जो है इसके बाद ये लोकली प्रोड्यूस टेलीविजन प्रोग्राम जो है इस तरह के, ये आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज में सारी आ रही हैं। और ये अब टैक्स क्रेडिट इन पे है, उसके लिए जो शर्तें हैं वो कौन सी हैं, वो ये नीचे हैं, इन्हें देख लें जरा, मुख्तसर सा हम इनको देख लेते हैं। और आपने इस चीज पे गौर करना है, जो मैंने फॉन्ट जो है, फॉन्ट का कलर इसका वो रेड कर दिया है और हाईलाइट येलो जो किया हुआ है, जैसे ये है वेयर एप्लीकेबल। अब ये देखेंगे ये रेड कलर में है और हाईलाइट मैंने येलो हाईलाइट किया है, ठीक है ना। हम देख लेते हैं कि 1 by 1 है क्या। वो कह रहा है जी टैक्स क्रेडिट अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। फॉलोइंग कंडीशंस, उसके बाद भी वो कुछ लिख रहा है जिस पे डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। वेयर एप्लीकेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि वेयर एप्लीकेबल, जहां पे एप्लीकेबल होगा जिन लोगों के लिए, ठीक है। और ये मैं बताता चलूं कि ये नॉर्मली जो है ना, इंडिविजुअल जो है, हम इंडिविजुअली अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, कोई अपने यूट्यूब पे काम कर रहा है, कोई फाइवर पे कर रहा है, कोई अपवर्क पे कर रहा है, किसी के पास डायरेक्ट क्लाइंट है, तो इंडिविजुअली वो इसमें नहीं आएंगे। किस तरह से नहीं आएंगे वो मैं बता देता हूँ। वेयर एप्लीकेबल उसने लिखा है। अच्छा, ये एक पॉइंट है कि वो कह रहे हैं जी कि आपकी जो इनकम है फॉरेन इनकम, उसका 80% आपने पाकिस्तान में लाना है, ठीक है भाई। वो आप तो 100% ही ले जाते हैं, जाहिर बात है, जिसकी इनकम है वो बाहर छोड़े गए क्यों, जो पाकिस्तानी है। आप यहाँ पे बैठ के, घर में बैठ के जो कमा रहे हैं वो सारी की सारी आ जाती है, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं ना, सारे मंगवा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया कि बैंकिंग चैनल के थ्रू हो, आपके अकाउंट में आ जाए,
प्रूफ हो जाए। ठीक है जी, आपके अकाउंट में आ गई है। जाहिर बात है अगर कहीं से आप काम भी कर रहे हैं तो आपका अकाउंट जब तक वेरीफाई नहीं होगा CNIC से तो आपके अकाउंट में पेमेंट आ ही नहीं सकती। तो ये तो आपके बैंकिंग चैनल में आने ही आनी है 80%। ठीक है, 80% उन्होंने कहा हुआ है, लेकिन आपकी जितनी इनकम है 100% ही आपके अकाउंट में आ जाती है। अच्छा, फिर मैंने ये क्लॉजेस जो है ना ये ऊपर नीचे हो सकती हैं उसमें, लेकिन मैंने तरतीब ये इसलिए दे दी है कि इसी तरतीब से ही हम काम करते हैं उसमें। कि देखें, पहले तो आपके पास इनकम आ गई है, उसके बाद वो कह रहा है जी सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड कोरिस्पॉन्डिंग टू द रेलिवेंट टैक्स ईयर हैव बीन फाइल्ड। ये तो होगी जी, टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। ओके जी, आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको डिस्कस नहीं किया गया कि इफ द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न अंडर एनी ऑफ द फेडरल और प्रोविजन सेल्स टैक्स लॉज। ठीक है, आगे मैंने ये लिख दी है, ये ऑर्डिनेंस में नहीं लिखा हुआ ये वाला कि नॉट एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, ये मैंने लिखा है। ठीक है, लेकिन ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है जी इफ द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न अंडर एनी ऑफ द फेडरल और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉज। अब इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको कि आप जो है इंडिविजुअल इसमें वो आते ही नहीं है, AOPs भी इसमें नहीं आ रही। हाँ, कंपनीज जो हैं प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज हैं वो इसमें जरूर आएंगी, विद होल्डिंग एजेंट भी बन जाएंगी और सेल्स टैक्स रिटर्न भी उनके लिए फाइल करना जरूरी होगी। लेकिन जो AOPs या इंडिविजुअल हैं उनके लिए ये नहीं है। वो कैसे नहीं है वो मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ। तीसरा पॉइंट जो है इसको देख लें कि विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फॉर द रेलिवेंट टैक्स, ठीक है, फॉर द रेलिवेंट टैक्स ईयर हैव बीन फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस। अच्छा, आगे वेयर द पर्सन इज विद होल्डिंग एजेंट, अगर वो विद होल्डिंग एजेंट है तो विद होल्डिंग एजेंट की भी शराइत है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है जी रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, इनकम टैक्स रिटर्न की बात हो रही है कि वो तो आपने फाइल करनी ही करनी है। अच्छा, इंडिविजुअल के लिए एक पॉइंट है कि जी उसने 80% इनकम पाकिस्तान ले आए, आप ले जाते हैं जी, रिटर्न आपने फाइल करनी है, आपने करनी है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। वो कैसे करनी है अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है नंबर 2 सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला, और नंबर 3 विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो आप फाइल करते हैं, पहले मंथली थी, फिर ये जो बाई एनुअल कर दी गई, अब क्वार्टरली है, तो वो कह रहे हैं कि क्वार्टरली, लेकिन ये कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल के लिए और AOPs के लिए नहीं है। वो ये देखें नीचे, ये कि हु इज विद होल्डिंग एजेंट, विद होल्डिंग एजेंट कौन है भाई, एवरी प्रेस्क्राइब पर्सन। अब प्रेस्क्राइब पर्सन कौन सा है, मेकिंग ए पेमेंट इन फुल और पार्ट इंक्लूडिंग, ठीक है, पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस टू ए रेजिडेंट पर्सन और ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट टू पाक। अच्छा, इसमें जो है जब आप पेमेंट करते हैं सेक्शन 153, ठीक है, 1A-B-C, उसमें आप गुड्स परचेज कर रहे हैं या आप सर्विसेज ले रहे हैं या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किसी के साथ किया हुआ है या इनके बाय कर रहे हैं, तो आप जाहिर बात है उस पर विद होल्डिंग एजेंट बन जाते हैं, अदरवाइज आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं है। अब जो इंडिविजुअल काम कर रहा है, जाहिर बात है वो खुद कर रहा है, उसके पास तो कोई एम्प्लॉय भी नहीं है जिसका उसने टैक्स काटना है, तो वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है। अच्छा, उसकी कुछ शराइत भी दी गई है नीचे, ये है, यहाँ पे देख लें ABCD या कंप्लीट। ये फेडरल, वो कह रहा है जी द फेडरल गवर्नमेंट वो है विद होल्डिंग एजेंट, कंपनी है, ठीक है, एंड अच्छा जी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर द लॉ। आगे वो बताएगा कि वो किस तरह से है ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट, ठीक है, कंसोर्शियम और ज्वाइंट वेंचर, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करता, मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पे जो कह रहे हैं ना फॉरेन, देखें, अच्छा, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या है, हैविंग टर्नओवर, ठीक है, 100 मिलियन रुपीज और अबव। AOP की भी बात होगी कि AOP जो है उनका जो टर्नओवर है वो अगर 100 मिलियन और उससे ऊपर हो तब वो विद होल्डिंग एजेंट है। इसी तरह से इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल हैविंग टर्नओवर, अच्छा जी, 100 मिलियन रुपीज और अबव, इंडिविजुअल और AOP के लिए सेम है कि वो कैसे होंगे विद होल्डिंग एजेंट, अगर वो 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा उनकी सालाना इनकम है। अच्छा, सालाना इनकम से क्या मुराद है कि उनकी जो इनकम लोकल एंड फॉरेन इनकम टोटल मिला के जो पाकिस्तान में उन्होंने कमाया है बैठ के, चाहे वो फॉरेन से कमाया चाहे वो लोकल कमाया, टोटल इनकम जो है अगर 100 मिलियन प्लस करेगी तो वो फिर वो विद होल्डिंग एजेंट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इंडिविजुअल कहाँ पे इतना कमा रहे हैं बेचारे। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
इसमें तो नहीं है वो। अब सेल्स टैक्स में भी वैसे ही है कि वो रजिस्टर्ड तब है, सेल्स टैक्स में टर्नओवर वो भी 100 मिलियन का रखा हुआ उन्होंने। अच्छा, उससे आगे आ जाएंगे रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, एक तो आ गया विद होल्डिंग एजेंट। आगे 153 का मैंने बताया अभी आपको, अलग अलग है। प्रेस्क्राइब पर्सन की जो बात हो रही है ना 153 में अलग है कि उसमें 100 मिलियन होना चाहिए एओपी और इंडिविजुअल का। कंपनी वो मैंने पहले बता दिया कि वो विद होल्डिंग एजेंट है, लेकिन एओपी और इंडिविजुअल नहीं है। अब यहाँ पे रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें भी वो कह रहा है कि वो कब होगा, ठीक है, जब वो पेमेंट जो है सालाना पेमेंट उसकी 15 लाख से ज्यादा रेंट पे करेगा तो, ठीक है। अच्छा, यहां पे ये देखें लिखा हो इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन पेइंग ग्रोस रेंट ऑफ ₹1.5 मिलियन एंड अबव इन ए ईयर, ठीक है। अच्छा, ये पूरा मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि टाइम जाया होना है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि अच्छा, एक तो आ गई ना 153, अगर आप किसी से सर्विसेज या सप्लाई ले रहे हैं तो आप विद होल्डिंग एजेंट तब होंगे अगर आपका 1 मिलियन अबव है। लेकिन अगर कंपनी है उसके लिए टर्नओवर की शर्त नहीं है, वो विद होल्डिंग एजेंट है, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल की बात अब ये हो गई है इसमें रेंट के लिए कि अगर 15 लाख से ज्यादा आप रेंट पे कर रहे हैं, ऑफिस आपने कोई हायर किया हुआ है, चाहे वो फ्रीलांसिंग के लिए किया हुआ है, 15 लाख से ज्यादा रेंट है या 15 लाख है तो आप विद होल्डिंग एजेंट हो जाएंगे इंडिविजुअल और एओपी की शक्ल में भी। लेकिन अगर इससे कम है तो आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं है। नंबर 3 जो है वो सैलरी में आ जाता है। अगर आपके एम्प्लॉइज हैं, आप उनको सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आप विद होल्डिंग एजेंट हो जाएंगे। तो इंडिविजुअल जो घर बैठ के काम कर रहा है अकेला, जाहिर बात है उसने तो कोई बंदा नहीं रखा हुआ, तो सैलरी वो कहां से पे करेगा भाई, वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट इसमें थे विद होल्डिंग एजेंट के लिए। तो 153 का एक मैंने बता दिया कि 100 मिलियन जो है आपका टर्नओवर चाहिए एओपी और इंडिविजुअल को, तब होगा। रेंट आपने ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है तो 15 लाख या इससे ज्यादा रेंट होगा, तब विद होल्डिंग एजेंट हो जाएंगे आप। और अगर आपके एम्प्लॉइज हैं तब आप विद होल्डिंग एजेंट होंगे, अदरवाइज आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं हैं, ठीक है। तो विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी आप फाइल नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहां पे आ जाती है अगली बात, रिक्वायरमेंट फॉर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन इन एफबीआर, ठीक है। अच्छा, एफबीआर में ये उसने पूरी डिटेल दी हुई है। यहाँ पे आप अगर देख लें कि एवरी पर्सन एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। अच्छा, इंक्लूडिंग, अब ये पाकिस्तान की बात हो रही है, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है हु इज नॉट रनिंग कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, इसके अलावा जितने भी हैं वो रजिस्टर्ड होंगे। रिटेलर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, इंपोर्टर हो जाएंगे, एक्सपोर्टर हो जाएंगे। एक्सपोर्टर कौन से होंगे? अब आप कहेंगे जी आप आईटी एक्सपोर्ट, जो आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी बात नहीं हो रही। ये देख लें, ये पॉइंट था देखने वाला, इसे देख लें कि एन एक्सपोर्टर हु इंटेंड्स टू ऑब्टेन सेल्स टैक्स रिफंड अगेंस्ट हिज जीरो रेटेड सप्लाईज, ठीक है। अब सेल्स टैक्स और रिफंड क्लेम करते हैं ना, आपने तो नहीं करना, तो ये जाहिर बात है फिर आप एफबीआर में तो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड नहीं होंगे। चलेंगे, आप कह रहे हैं कि फिर आपको पीआरए में होना पड़ेगा, तो पीआरए को भी देख लें कि एज ए इंडिविजुअल आपने वहां पे रिक्वायरमेंट है क्या उनकी। अच्छा, पीआरए का मैंने यहाँ पे ओपन भी किया हुआ है, आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। ये देखें कि वेदर एवरी सर्विस प्रोवाइडर इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे उसने लिखा, ये थोड़ा सा बारीक है तो मैंने इसे वर्ड में ले गया हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, उसका आंसर उन्होंने दिया हुआ है कि एवरी पर्सन हु इज इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड विद पीआरए। नो एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर द पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब वो सारा उसने बता दिया है कि ये जो है आप अगर टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हैं और वो भी पंजाब में, ठीक है, आप जाहिर बात है ये तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका इससे लिंक ही नहीं है, ठीक है। आप टैक्सेबल सर्विसेज नहीं दे रहे, ठीक है, आपकी है ही एग्जाम, तो वो आप पीआरए में रजिस्टर्ड होने की जरूरत। अगर पंजाब में रह के पंजाब में कोई आप सर्विस दे रहे हैं तो पीआरए में होना पड़ेगा, सिंध में दे रहे हैं तो एसआरबी में होना पड़ेगा,
पिशावर में दे रहे हैं, उधर केपीके में होना पड़ेगा, केपीआरए में। तो इस तरह से है। तो इंडिविजुअल में ये चीजें नहीं है। इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल के लिए पेमेंट वो मंगवा लेता है, मंगवा लिया भाई, अगला काम वो करेगा अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर दे, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दे, ठीक है। सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग स्टेटमेंट उसे फाइल करने की जरूरत नहीं है जब तक वो 3 चीजों पे पूरा नहीं उतरता। 3 चीजें कौन कौन सी मैंने बताई हैं अभी कि 153 सेक्शन में अगर एओपी और इंडिविजुअल का जो है उनका टर्नओवर 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपए पाकिस्तानी से या उससे ज्यादा नहीं है तो वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है। अगर उनका रेंट पे ऑफिस है कोई, उसका रेंट है 1 साल का 15 लाख, ठीक है, या इससे ज्यादा है तो वो विद होल्डिंग एजेंट है, नहीं तो नहीं है। अगर उनके एम्प्लॉइज हैं तो विद होल्डिंग एजेंट है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। ये 3 चीजें तो ये मैंने क्लियर कर दी है। अब सिर्फ पेमेंट आपने मंगवानी है और अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है इंडिविजुअल और एओपी की सूरत में, अगर आप वो चीजें आप 100 मिलियन से नीचे हैं। और बाकी 3 चीजें मैंने बता दी हैं आपको, 3 जो मेन पॉइंट है मेजर। अब हम आ जाते हैं जी रिटर्न की तरफ। रिटर्न कैसे फाइल करनी है, ये डाटा मैंने अपना बनाया हुआ है, देख लें कि सैलरी का एक डाटा है जिसमें पाकिस्तानी जो सैलरी है 9,60,000 है। एग्जम्पशन जो है वो मेडिकल एग्जम्पशन जो होती है बेसिक का 10% वो है, और ये आ जाती है हमारी आगे नेट जो नॉर्मल टैक्सेबल सैलरी जो है, ओके। इसमें फिर फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम कितनी कमाई है बंदे ने जी, 1,85,200 है, और उसमें से सारी की सारी एग्जम्प्ट है तो वो नॉर्मल टैक्सेबल में नहीं आएगी, ठीक है। टोटल इनकम उसकी 11,45,200 है, जिसमें से एग्जम्प्ट इनकम 2,47,135 है। इसको हमने एंटर किस तरह से करना है ये देख लेते हैं सॉरी। अच्छा ये देखें, सैलरी में 9,60,000 टोटल लिख दिया, और एग्जम्प्ट जो है वो कितनी है 61,935, जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया अभी आपको। डाटा मैंने इसलिए फीड किया कि ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, और इससे आपने कैलकुलेट कर दिया तो ये यहाँ पे आ गया। देखें सैलरी वाले टैब में जाके आपने पे वेजेस पे ये एंट्री डाल दी है, ओके हो गया। या ये आपने एंट्री कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आ रहा है जी फॉरेन इनकम जो आ रहा है ना, ये फॉरेन इनकम, फॉरेन सोर्सेज, इस पे क्लिक किया और फॉरेन सोर्सेज ये जो आ रहा है यहाँ पे बटन, इस पे आपने क्लिक करना है। फॉरेन सोर्सेज में जाके यहाँ पे देखें आपसे जो रिलेटेड है वो कौन सा है, वो फॉरेन अदर सोर्सेज इनकम, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी एंट्री करनी है। आपकी बिजनेस इनकम उस तरह से नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, आप वहां पे बिजनेस नहीं कर रहे, कैपिटल गेन नहीं किया, आपकी सर्विसेज हैं तो आप यहाँ पे डाल। हाँ अगर आप वहां पे जॉब कर रहे हैं, कुछ सैलरी वगैरह है तो फिर आप लास्ट वाले में डालेंगे। अगर ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं तो आप यहाँ पे सेकंड लास्ट वाले में उसकी एंट्री कर दें। तो ये करने के बाद एग्जम्पशन में यहाँ पे अब एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मैंने 1,85,200 डाला हुआ है, ये एग्जम्प्ट अमाउंट है। और एडजस्टेबल जो टैक्स हैं, एडजस्टमेंट में जाके ये देखें एडजस्टेबल टैक्स में, अब देखें ये 14,903 मैंने डाल दिया। ये जो सर्टिफिकेट है मुझे सैलरी का जो मिला हुआ है, ठीक है, ये मेरी सैलरी पे टैक्स कटा है, मैंने डाला, इतना ही मेरा टैक्स बनता था। तो ये डालने के बाद कंप्यूटेशन पे जब जाएंगे आप, कैलकुलेट आपने साथ साथ करते जाना है। ये देखें यहाँ पे आ गई अमाउंट मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी 9,60,000, ये एग्जम्प्टेड थी और ये नॉर्मल टैक्सेबल, और ये फॉरेन इनकम आ रही है, ये देखें फॉरेन इनकम, ठीक है। फॉरेन इनकम में मेरी कितनी आ रही है 1,85,200, और ये टोटली एग्जम्प्ट है, और ये जीरो। ये देखें यहाँ पे टैक्स चार्जेबल कितना था मेरा 14,903, और इतना ही मेरा जो है सैलरी से वो कटा हुआ है नॉर्मल इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये आ गया 14,903 ही, तो नीचे मेरा एडमिटेड टैक्स कोई नहीं आ रहा। यहाँ पे ये देखें एडमिटेड टैक्स ये कोई नहीं है। हाँ अगर मेरा एक्सेस होगा तो वो फिर यहाँ रिफंडेबल टैक्स में आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, अगर आपका शॉर्ट टैक्स है और प्रीवियस ईयर में अगर आपका कोई आ रहा है एक्सेस, तो आप यहाँ पे उसकी अमाउंट डाल के उसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं, ओके। अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दोबारा दिखा दूं कि फॉरेन सोर्स इनकम में जाके
ये इसको मैं यहाँ से अगर हटा देता हूँ एग्जम्पशन में से, कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा वहां पे मेरा टैक्स जो है पेएबल आ जाएगा, पहले 0 था। कंप्यूटेशंस में जाके देखते हैं तो ये देखें अब मेरा जो एडमिटेड इनकम टैक्स कितना आ गया है 9,260 रुपये। वो कह रहा है इतना पेएबल है, क्योंकि मैंने उसे हटा दिया है कि एग्जम्पशन में से कि एग्जाम अमाउंट नहीं है अगर, तो क्योंकि ये एग्जम्पशन तो है तो हमने वहां पे ये अमाउंट डालना है। सिर्फ मैंने हटा के आपको इसलिए दिखाया कि आपने वहां पे अमाउंट डालनी है, ये गलती नहीं करनी है, अदरवाइज सिस्टम क्या करेगा, टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। तो आपने यहाँ पे अमाउंट दोबारा डाल दें 1,85,200 रुपया, ठीक है। तो आपने कहाँ कहाँ पे अमाउंट डालनी है, एक तो आपने सैलरी में डाल देनी है अपनी सैलरी, अगर एग्जम्प्ट है उस पर मेडिकल बेसिक का जो 10% है वो मेडिकल एग्जम्पशन होती है वो डाल दी हमने और ये ले लिया। इसके बाद आपने फॉरेन इनकम जो है ये फॉरेन में चले गए, फॉरेन सोर्सेज में जाके आपने ये एंट्री डाल दी, एग्जम्पशन में डाल दी, कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद आपने एडजस्टेबल में जाना है, एडजस्टेबल में जाके जो जो आपका टैक्स कटा है वो आपने डाल देना है इधर, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखें और भी आ रहे हैं, जैसे आपके मोबाइल पे वगैरह पे टैक्स कटा हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं आपको कोई एक ऐड करके दिखा दूं तो आपके लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे हम कर लेते हैं एक, अच्छा ये देखें प्री पेड जो है टेलीफोन कार्ड ये आ रहा है, यहाँ पे ये प्लस वाले साइन पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। और मैं यहाँ पे एक एंट्री आपको डाल के बता देता हूँ कौन सा आ रहा है। अच्छा जी, ये एक नंबर है मेरा, आप जो भी सर्विसेज आप वहां से जाके ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर दे दिया मैंने, ठीक है, यूफोन लिख दी है और यहाँ पे जस्ट आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब देखें कि यहाँ पे अमाउंट आ रही है 822 रुपये, ये टैक्स है, और 6,577 ये टोटल अमाउंट थी। टोटल अमाउंट 6,577 मैंने इधर लिख दिया है और टैक्स अमाउंट जो है 822 ये मैं टैक्स वाले टैब में इधर लिख दूंगा 822। ये करने के बाद अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो अब देखिएगा कि मेरा ये जो है इतनी अमाउंट ये रिफंड में चली जाएगी 822। अगर आपके फर्दर भी और भी घर के नंबर जो आपके नाम पे होंगी जो सिम, आप उनका वो यहाँ पे मजीद भी ऐड कर सकते हैं। प्लस वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करें और वो सारे 1 बाई 1 ऐड कर दें। ऐड जरूर कर दें क्योंकि एक्सेस ही जाएगा ना आपका, शॉर्ट तो नहीं ना होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर कंप्यूटेशन पे आप जाके देखें तो ये देखें ये रिफंडेबल इनकम टैक्स में मेरा 822 आ गया है, या फर्दर भी मेरे पास हैं कुछ सिम्स, मैं उन्हें बाद में ऐड कर लेता हूँ, लेकिन फिलहाल आपको समझा दूँ, वीडियो को क्लोज करते हैं। अच्छा ये हमने एंट्रीज कर ली हैं, इनकम की तो मैंने कर ली, ठीक है, सैलरी में भी और फॉरेन इनकम में भी। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ एक्सपेंसेस हैं और एसेट्स लाइबिलिटीज है, उससे पहले आपने ये यहाँ पे जाना है रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में, और यहाँ पे आपने एंट्री करनी है जो इनफ्लोज है, ठीक है। इनफ्लोज में आप देखेंगे यहाँ पे आपकी टोटल इनकम कितनी है। टोटल इनकम आ रही है जी 11,45,200 रुपया, ठीक है। 11,45,200 में से आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 8,98,065 है, ठीक है, वो ये आ गई। मैंने ये देखें वो कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द नॉर्मल टैक्स, ठीक है। फर्स्ट वाले में मैंने लिख दी 8,98,065 और सेकंड वाले में जो एग्जम्प्ट है वो लिख दिया और टोटल आपका 11,45,200 ये मैच कर गया। अब इसका आपने हिसाब देना है कि इसमें से एक्सपेंस कितने हुए हैं और अगर कोई एसेट्स ऐड हुआ है तो वो कितना हुआ है, उसकी मैंने सारी डिटेल बनाई हुई है। एक्सपेंसेस की ये है। अब ये तो एक अमाउंट आ रही है ना, अगर मैं इस पे लिंक पे जाऊं तो ये देखें 1 बाय 1 ये सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। हम इसे अभी एंटर करके मैं आपको दिखा देता हूं। और ये एसेट्स हैं, एसेट्स में सिर्फ मेरे बैंक है और कैश है, वो मैंने ऐड मैं कर चुका हूं। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अब ये देखें एसेट्स एंड एक्सपेंसेस में, ठीक है। ये मेरे कुछ ओपनिंग बैलेंस आ रहा था, ठीक है। फिर इस दफा जो मेरा 30 जून का बैंक का बैलेंस आ रहा है वो मैंने डाल दिया है। दो अलग अलग बैंक है उनका मैंने डाल दिया। उसके बाद मेरे पास कुछ कैश था
वो मैंने इस यहाँ पे आके प्रीवियस भी कुछ आ रहा था और उसमें ऐड कर दिया है, तो ये मेरा जो एसेट वाली जो साइड है वो बैलेंस मैच कर गया है। अब एक्सपेंसेस वाली रह गई है। अब मैं आपको एक चीज दिखा दूं यहाँ पे, तो ये देखें ये नेगेटिव अमाउंट आ रही है 10,41,537 की, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है कि इतने एक्सपेंसेस या एसेट्स हमने वहां पे डालने हैं, उन्हें इसका हमने हिसाब देना है अभी कि ये पैसे कहाँ पे गए हैं, 10,41,537, ठीक है। अब इसका हिसाब क्या है, ये 10,41,537 एक्सपेंसेस है मेरे, ये कौन कौन से हैं वन बाई वन हम वहां पे ऐड कर लेते हैं। ये आ रहे हैं जी सारे, ठीक है। ये मैंने उनके कोड भी दिए हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक जो है ना ये शीट भी वहां पे दे दूं ताकि आप ये भी अपलोड कर सकें। ये कोड दिए हुए हैं मैंने, आपको इनको वन बाई वन कर सकते हैं। अब हम एक्सपेंसेस की एंट्री कर लेते हैं, बाकी तो मैंने आपको करके दिखा दी है। पर्सनल एक्सपेंसेस में चले जाएं, एसेट्स में हो गया, एक्सपेंसेस में जाएं, आप स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में चले जाएं। एक्सपेंसेस में सिर्फ ये एक लिस्ट है छोटी सी, और यही सेम लिस्ट मैंने इधर ये उसको कॉपी किया हुआ है। आप 1 by 1 7052 जो रेंट टैक्सेस हैं यहाँ पे डाल दें। ये देखें बड़ी आसानी से आप इसे आपने कैलकुलेट कर देना है जस्ट। अब नेक्स्ट वाले को करें व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस जो हैं, स्पीड से हम इधर कर लेते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जहाँ जहाँ पे आ रहा है वो कर दें और कैलकुलेट कर देंगे तो नीचे ऊपर टोटल भी होता जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपके आ गया इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये सारे एक्सपेंसेस आपको पता है कि ये एनुअली होते हैं, मंथली आपने नहीं ले लेने किसी भी जगह पे। इनकम एनुअल है तो एक्सपेंसेस भी आपने सारे एनुअली लेने हैं, ठीक है। वाटर, अगर आप कहीं पे कैलकुलेट नहीं कर रहे तो एक ही दफ़ा भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, वो कर देगा सिस्टम। 4,000। इसके बाद आ गया हमारे टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन आ गया, टेलीफोन के बाद ये आ गया जी मेडिकल, ओके कैलकुलेट कर दूँगा। मेडिकल के बाद आपका आ गया एजुकेशनल एक्सपेंसेस। एजुकेशनल के बाद मेरा आ रहा है फंक्शन गैदरिंग, यहाँ पे ये कोड भी दिए हुए हैं सारे, आप देख सकते हैं, ठीक है। ज़कात आपने अगर भी पे की है तो वो डाल दें। और नीचे आपके जो हो ग्रोसरी आइटम जो है खाने खाने का आपका पूरे साल का जो खर्चा होता है घर का, वो आप यहाँ पे एस्टिमेटेड वो डाल दें, ठीक है। 10,41,537 ये आ गया, ठीक है। अब ये आपका ये मैच कर गया जी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये आपका नील हो गया, रिकनसाइल हो गया सारा। तो अब आप इसे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से आपने सेव करना है, सेव कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई के लिए आपका जो पिन कोड है आपने वो दे देना है, ठीक है। और वेरीफाई करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे इसे सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने जी ये रिटर्न फाइल करनी है। आपका कोई इसमें इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।